Good morning, students. The topic of today's video lecture is components, elements or aspects of staffing. Components, elements और aspects of staffing जो होते हैं वो तीन होते हैं. First one is recruitment, second is selection and the last one is training. Recruitment, selection plus training is equals to staffing. यानी कि each and every aspect is equally important. क्लियर. तो स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट से. रिक्रूटमेंट का जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल और द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स और द एप्लीकेंट्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ कहाँ से एप्लीकेंट्स आ सकते हैं और फिर उन एप्लीकेंट्स को स्टिमुलेट करना, मेकिंग देम interested to apply for the job in the organization. There are two sources of recruitment. बहुत important topic है sources of recruitment. As I have already discussed that there are two types of sources. First one is internal source. When the vacant job positions are filled from within the organization, या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी वर्किंग या एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उनमें से ही किसी के साथ हम एग्जिस्टिंग वैकेंसी को फिल कर देते हैं. ठीक है. व्हेन द वैकेंट पोजीशन इज फिल्ड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नो आउटसाइडर इज अलाउड इन इंटरनल सोर्स. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आउटसाइडर्स नहीं होते हैं. जो जॉब पोजीशंस क्रिएट होती हैं वो फिल की जाती हैं विद द internal employees available with us. And external source of recruitment क्या होता है? External source of recruitment वो होता है when job positions या vacant job positions are filled with some outside applicants या outside employees and no insider is allowed in external source. Clear? तो internal में अंदर के organization के अंदर के जो employees होते हैं उनमें से ही किसी को हम use करते हैं to fill the vacancies. और एक्सटर्नल में हम आउटसाइडर्स को इनवाइट करते हैं टू फिल द जॉब पोजीशंस. क्लियर. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है. भाई अगर मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वैकेंसी अराइज होती है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है इंटरनल में. तो या तो हम किसी को ट्रांसफर करेंगे और या फिर हम किसी का प्रमोशन करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. ट्रांसफर और प्रमोशन कई बार 4 नंबर में और कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है. ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर इज द शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच. इट इज द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल. ठीक है. हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय विद no change in status, no change in salary. However, some responsibilities might change. For example, if the clerk of finance department is transferred to the production department, तो finance department में clerk का कुछ अलग काम हो सकता है और production department में clerk का कुछ और भी काम हो सकता है, but he or she will remains as a clerk only. यानी कि वो रहेगा clerk ही. उसका स्टेटस, उसका जॉब पोजीशन या मैनेजमेंट हायरार्की में उसकी क्या पोजीशन है या फिर उसकी सैलरी, ये सब क्या रहेंगी? स्टेबल रहेंगी. इनमें कोई चेंज नहीं होता है. तो यानी कि पोजीशन उसकी सेम रहेगी. क्लियर. कैसी शिफ्टिंग हो रही है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग. इतनी बात समझ में रखना. और ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक जॉब पोजीशन से एक जॉब से दूसरी जॉब या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में हम जब ट्रांसफर करते हैं एम्प्लॉय का तो वो भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है. सेकेंडली, ट्रांसफर जो है हमें हेल्प करता है इन मेकिंग द एम्प्लॉय टू लर्न वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स. हम किसी को अगर एक डिपार्टमेंट से या एक ब्रांच से या एक जॉब से दूसरी जॉब पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो सीख जाएगा, वो लर्न कर लेगा हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स. तो एक तरीके से उसकी ट्रेनिंग भी होगी.
हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स सिखाए या डिफरेंट डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस हमने उसको दिया। इसके साथ साथ ये ट्रांसफर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है याद रखना वो है कि इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द टू सिचुएशन दैट इज ओवरस्टाफ एंड अंडरस्टाफ। यानी कि जब ट्रांसफर किया जाता है तो हमेशा ट्रांसफर कहां से किया जाता है, जो हमारी ओवरस्टाफ्ड ब्रांच जो होती है या ओवरस्टाफ्ड डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट या उस ब्रांच से टू द अंडरस्टाफ्ड ब्रांच और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमारा बैलेंस बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स और ब्रांचेस के अंदर बैलेंस बना रहता है, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑप्टिमली स्टाफ्ड होती है। तो ये तो था ट्रांसफर के बारे में, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन मींस वर्टिकल शिफ्टिंग। ये तो मैंने बताया हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है क्योंकि उसका जो लेवल है वो सेम रहेगा, सेम लेवल पर ही काम करेगा। बट जब हमारे लेवल इंक्रीज हो जाए, स्टेटस इंक्रीज हो जाए या सैलरी इंक्रीज हो जाए या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाए, प्रेस्टीज भी इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या हो रहा है, वर्टिकल शिफ्टिंग हो रहा है। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग था, यानी कि मैं यहाँ पर भी क्लर्क हूँ और यहाँ पर भी क्लर्क हूँ। क्लियर। और प्रमोशन में ये वर्टिकल शिफ्टिंग होता है बिकॉज व्हेन सपोज करो ए टीचर इज प्रमोटेड एज वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, टीचर को वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए तो टीचर से वाइस प्रिंसिपल बनने में उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, उसका स्टेटस भी इंक्रीज होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसको वर्टिकल शिफ्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लेवल में इंक्रीज होता है। मैनेजमेंट हायरार्की में, जो हमारी मैनेजमेंट हायरार्की है ना, मैं पहले बता चुका हूँ कि सपोज करो ये लेवल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशंस होती हैं। तो जैसे जैसे हम मैनेजमेंट हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हमारा प्रमोशन होता है, तो ये क्या वर्टिकल शिफ्ट है। ठीक है, और अगर सेम लेवल पर हमारा कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है। प्रमोशन में एक, अगर आप किसी का प्रमोशन करते हैं तो इट लीड्स टू मोटिवेशन या it helps in increasing the morale of the employee, because when there is any promotion in the organization it leads to chain of promotions at lower level as well। ठीक है, हम किसी का मान लो इस पोस्ट पे जो बंदा काम कर रहा है उसको हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, तो ये जॉब पोजीशन जो है ये तो वेकेंट हो गई, तो इनके नीचे जो होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो नीचे एक चेन ऑफ प्रमोशंस जो है वो क्रिएट होती है। प्रमोशन जो है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है क्योंकि प्रमोट किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या वर्किंग एम्प्लॉय को ही किया जाता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता है। तो दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इंटरनल जो रिक्रूटमेंट सोर्स है उसके क्या एडवांटेज होंगे, बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे सबसे पहले इकोनॉमिकल या चीपर, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ recruitment because organization need not to spend money on the interviews, on advertisement, on test or calling the applicants from outside sources। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। मोटिवेशन जैसे मैंने अभी बताया ना, व्हेन देयर इज अ प्रमोशन ऑफ एनी पर्सन देन इट लीड्स टू चेन ऑफ प्रमोशंस एट लोअर लेवल एज वेल। ठीक है, तो लोअर लेवल पर भी प्रमोशन होगा तो इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द मोटिवेशन और मोरल ऑफ द एम्प्लॉय एज दे एक्सपेक्ट दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशंस नाउ बिकम इंक्रीज्ड। तो वो उनको मोटिवेशन का भी काम करता है। सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि कोई ज़्यादा हमें आउटसाइडर्स से डील नहीं करना है। सिंपली हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम अच्छे से जानते भी हैं। We know their family background, we know their experiences, we know their qualifications and their spirit of work. So we need not to enter into a rigorous process of selection। ठीक है, सिलेक्शन का जो वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उनको हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो इट विल बिकम अ सिंपल प्रोसेस। नेक्स्ट इज टूल्स फॉर ट्रेनिंग। टूल फॉर ट्रेनिंग जैसे मैंने भी बताया ना, व्हेन एम्प्लॉइज इज केप्ट ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ही मे learn the different job of different departments। So transfer always helps in training the employees so that he
is he is proficient in different jobs, yeah, he becomes proficient in different types of jobs because he get the chance to learn the different jobs, he get a chance to gain different work experiences. नो ओवर एंड अंडर स्टाफिंग, ओवर एंड अंडर स्टाफिंग का पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पहले भी कि ट्रांसफर कहाँ से किया जाता है, जो ब्रांच है, जो डिपार्टमेंट या जो डिवीजन ओवर स्टाफ्ड होती है वहां से स्टाफ का ट्रांसफर करके हम कहाँ करते हैं, अंडर स्टाफ में। तो इससे हमारे जो टर्मिनेशन ऑफ जॉब है उससे भी लोग बच जाते हैं। टर्मिनेशन मतलब जॉब से निकाल देना। मैं सपोज करो मेरी एक ब्रांच में काम नहीं है, वो ओवर स्टाफ्ड है, ठीक है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं उस एम्प्लॉय को निकाल दूं, जो भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज है उनको निकाल दूं, या फिर उनको अगर मेरी कोई दूसरी ब्रांच है तो उनको ट्रांसफर कर देता हूं उस ब्रांच में जहां उनकी नीड है। तो मेरे पास जो टैलेंटेड स्टाफ है वो रिटेन रहेगा, उसको मैं निकालूंगा नहीं, ठीक है, तो उनके टर्मिनेशन से भी वो बच जाते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं बच्चे। डिसएडवांटेजेस इज नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज, न्यूली एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज है जिसका कोई पहले एम्प्लॉय है ही नहीं, तो इंटरनल सोर्सेज कहाँ से यूज करेगा, ठीक है। इफ ही इज रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज फर्स्ट टाइम, तो पहले तो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, तो इंटरनल सोर्स उसके लिए पॉसिबल नहीं है। देन देयर अराइज अ नीड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, फ्रेश टैलेंट इसमें नहीं आता है। इंडक्शन ऑफ न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विद इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बिकॉज इन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट job positions are filled from within the organizations या filled with the persons who are already working with us। तो यहाँ पर जो है फ्रेश टैलेंट नहीं आता है, हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग स्टाफ है जो ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहा है उसी से हमें उन्हें जॉब पोजीशंस को फिल करना होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन बिकॉज व्हेन एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट दैट दे विल बी प्रमोटेड बाय सीनियरिटी, मतलब जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा उसी का प्रमोशन किया जाएगा, तो वहां पर उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है या उनके बीच का जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है, बिकॉज परफॉर्मेंस के बेस पर तो कंपटीशन प्रमोशन हो ही नहीं रहा है। प्रमोशन किसके बेस पर हो रहा है, एज के बेस पर, ठीक है, या सीनियरिटी के बेस पर। तो जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा उसे किसी के साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम किसी के साथ कंपटीशन करके उससे ज्यादा बड़े हो जाए या उससे ज्यादा हमारी एज हो जाए, एज तो टाइम के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगी, तो वहां पर फिर हमारा लैक ऑफ कंपटीशन होता है। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी इसलिए क्योंकि ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग काम करने में, ठीक है, या फिर इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि जब हम इंटरनल सोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फ्रेश ब्लड नहीं आता है, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव स्टाफ है या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नया स्टाफ न्यू आइडियाज या न्यू टैलेंट को लेकर आते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी पुराने स्टाफ के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो उसी के कारण लो प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि हमारे पास तो ओल्ड वर्कर्स आर वर्किंग, ओल्ड एम्प्लॉयज आर वर्किंग, ठीक है, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकती है बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन अमंग देम। लास्ट इज लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब आलस, एक तरीके से लेजी हो जाना, बिकॉज व्हेन द एम्प्लॉयज आर व्हेन द एम्प्लॉयज आर इंश्योर्ड द टाइम बाउंड प्रमोशंस, कि भाई इतने टाइम में आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो उन्हें पता प्रमोशन तो हो ही जाना है, ठीक है, तो दे बिकम लेथार्जिक, यानी कि दे विल टेक लेस इंटरेस्ट इन वर्किंग्स, ठीक है, काम करने में उनका कम इंटरेस्ट रहेगा, तो ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो वी शैल प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन से होते हैं, व्हेन द जॉब पोजीशंस आर फिल्ड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या फिल्ड विद द आउटसाइडर्स। इसमें बच्चे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है, वहां तो हमारे पास दो ही सोर्स थे, यहाँ पर कई सारे सोर्सेज, जैसे फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा बिकॉज हमारी वीडियो फिर बड़ी हो जाती है, बट मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्स इन विच ए नोटिस इज पेस्ड ऑन द मेन गेट, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की मेन गेट पर एक नोटिस जो है वो
पेस्ट कर दिया जाता है। उस नोटिस में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं रिगार्डिंग द जॉब पोजीशंस कि भाई ये जॉब पोजीशंस खाली हैं। तो जो भी हमारे एप्लीकेंट्स होते हैं दे गेट असेंबल्ड ऑन द डिसाइडेड डेट एंड टाइम। जो भी डेट और टाइम उस नोटिस में लिखा होता है उस टाइम पर वो सारे असेंबल हो जाते हैं मेन गेट पर, और वहीं से जो है हम उनमें से जो भी सुटेबल कैंडिडेट्स है या जो भी कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है, ठीक है। सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है। इनको हम कैजुअल और बदली वर्कर भी कहते हैं, कैजुअल या फिर बदली वर्कर, ये याद रखना। कैजुअल और बदली वर्कर्स के लिए जो है ये सोर्स यूज किया जाता है। इस सोर्स के थ्रू नॉर्मली अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है। और ये सोर्स कब यूज किया जाता है? ये सोर्स तब यूज किया जाता है जब हमारा वर्कलोड अचानक से बहुत बढ़ जाता है, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लाइक इन फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल्स आते हैं तो जब उस सीजन में हमारे पास काम बहुत आता है तो रश ऑफ वर्क होने के कारण हमें नए लेबर्स की जरूरत पड़ती है, तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का यूज करते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम तब भी यूज करते हैं जब हमारा परमानेंट स्टाफ, बहुत सारा परमानेंट स्टाफ जो है वो छुट्टी पर जा रहा होता है, ठीक है, लीव पर होता है। क्लियर? तो ये था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज करो आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई है, ठीक है, आप घर में ही पढ़े हो। आप जब घर में जवान बेटा ऐसे ही पड़ा रहता है तो घर वालों के ताने आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप इस एक्सपीरियंस से भी गुजरोगे। तो अब मम्मी ने बोला कि भाई पड़ोसी का बेटा है, देखो जवान बेटा है, पढ़ाई भी पूरी होगी, घर में पड़ा रहता है और शर्म नहीं है, इस तरीके से। बट इनडायरेक्टली वो आपको कह रही है, ठीक है, कि आपके समझ में कुछ आए तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई मम्मी तो मेरे से कह रही है, तो आप फिर जॉब तलाशना शुरू कर देते हो। तो फिर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में विजिट करते हो, ठीक है। आपने 15-20 अपने रिज्यूम्स या CV जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और वहाँ इंक्वायरी करते हो कि वेदर देयर इज एनी जॉब पोजीशंस वेकेंट अकॉर्डिंग टू माय जॉब क्वालिफिकेशन या जॉब प्रोफाइल। तो वहाँ पर आपको कह दिया जाता है कि अभी वैकेंसी नहीं है, व्हेन देयर इज एनी वैकेंसी इन फ्यूचर वी विल कॉल यू। आगे कोई वैकेंसी होगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। बट वो आपसे आपका बायोडाटा अपने पास रख लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपसे आपका CV अपने पास रख लेते हैं। तो if those CVs are compiled and maintained properly, तो हमारे पास एक डाटा बन जाता है एप्लीकेंट्स का, ठीक है, यानी कि एक रिकॉर्ड बन जाता है कि इतने लोग हैं जिनका ये जॉब प्रोफाइल है। तो इन फ्यूचर इट कुड बी ए इफेक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो उनको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स, ठीक है, कि जो लोग बीच बीच में इंक्वायरी करने आते रहते हैं हम उनका बायोडाटा कलेक्ट कर लेते हैं। जब कभी भी हमें जॉब वैकेंसीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, एप्लीकेंट्स की जरूरत होती है, तो हम इस रिकॉर्ड को यूज कर लेते हैं, इसे बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। सबको पता है एडवर्टीजमेंट क्या होता है। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स या टीवी पर भी हम टेलीकास्ट कर सकते हैं, जिसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं, ठीक है। हम पब्लिश कर देते हैं अपनी वैकेंसीज को इन डिफरेंट मीडियाज, उसमें हम अपनी जॉब प्रोफाइल बता देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का एक सबसे बढ़िया जो एडवांटेज है वो ये कि हमारे पास पूल ऑफ रिस्पॉन्स आता है। पूल ऑफ रिस्पॉन्स मतलब बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं एप्लीकेंट्स जो है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट की तो वाइड रीच होती है, तो दूर दूर से एप्लीकेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। एप्लीकेंट्स का नंबर बहुत अच्छा होता है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग द कॉम्पिटेंट स्टाफ इंक्रीजेस। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि कई बार बहुत ज़्यादा फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स हो जाता है, जिसमें अनसुटेबल कैंडिडेट्स भी पूछने आते रहते हैं, वो हमें परेशान करते रहते हैं। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? लेबर, देखो लेबर से नाम आ रहा है ना, तो ये लेबर के लिए ही होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है लेबर का ठेकेदार। लेबर कॉन्ट्रैक्टर इज ए एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद एम्प्लॉय होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और ही इज इन अ लिंक विद द सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स इन सम विलेजेस और स्मॉल टाउन्स, ठीक है, उसके कांटेक्ट में होता है। तो whenever there any requirement for such laborers in the organization asks
द कॉन्ट्रैक्टर, एंड कॉन्ट्रैक्टर मेक द सप्लाई ऑफ सच लेबर एट कमीशन, यानी कि कमीशन लेने के बाद वो सप्लाई कर देता है, यानी कि इतने जो भी लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं उन लेबर्स को बुला लेता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोटिस पर हमें लेबर मिल जाती है। ठीक है, याद रखना, शॉर्ट नोटिस पे लेबर मिल जाती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि जैसे मैंने कहा लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारा एम्प्लॉय होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जब अपनी जॉब छोड़ेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा किसी भी वजह से, तो उसके थ्रू जितनी भी लेबर अपॉइंट हुई थी वो लेबर भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, तो हमारे पास वर्कफोर्स कम हो जाती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज लाइक अ गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी है विच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज। इट इज इन द लिंक विद द जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स, जिनको जॉब की ज़रूरत है और जो जॉब देते हैं, दोनों के कॉन्टेक्ट में होता है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सो इट मैचेस द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द वर्कफोर्स। तो गवर्नमेंट एक्सचेंज क्या होता है या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? ये बेटा जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका एक ऑफिस होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। जितने भी अनएम्प्लॉयड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड या ऑपरेटिव स्किल्स के जो लोग होते हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया या मैकेनिक हो गया, इस तरीके के जो भी ऑपरेटिव स्किल्डफुल जॉब्स हैं या जॉब सीकर्स हैं, वो अपना रिकॉर्ड देते हैं किसको? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। जैसे सपोज करो, टेक अ एग्जांपल ऑफ मी, अगर मैं एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हूँ, घर बैठा हूँ, बट मेरे पास क्वालिफिकेशन है, तो मैं अपना अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवा देता हूँ कि आई एम इन अ नीड ऑफ जॉब। ठीक है, तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे? तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डाटा होता है। दूसरा, अगर सपोज करो कोई जॉब प्रोवाइडर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनको कहती है कि हमें इतने और ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ हमें उनका डाटा दीजिए, हम उनको बुलाते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने सप्लाई और डिमांड दोनों को मैच किया। जो लोग यहाँ पर अपना नाम रिकॉर्ड करवा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं, उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है 3 साल बाद। यानी कि अगर मैं आज रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो 3 साल बाद से मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलने लग जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट अगर उनकी पोस्टिंग करवा देती है या मुझे जॉब मिल जाती है, तो गवर्नमेंट मुझे फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं देगी। ये सिर्फ किसके लिए होता है? अनएम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स है। वैसे ये मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो गवर्नमेंट था, मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज ये प्राइवेट होती है। ठीक है, ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है प्लेसमेंट एजेंसीज, बिकॉज ये दोनों के कांटेक्ट में होती है, जैसे जॉब एप्लीकेंट्स के भी कांटेक्ट में होती हैं और जॉब प्रोवाइडर्स के भी कांटेक्ट में होती हैं। जॉब प्रोवाइडर्स जो होते हैं इनके क्लाइंट्स होते हैं। तो ये प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है? बायोडाटास जो है वो मंगाती है किससे? एप्लीकेंट से। तो इनके पास बहुत सारे बायोडाटास हो जाते हैं। जब इनके क्लाइंट्स को उनकी ज़रूरत होती है तो ये उनकी सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट एजेंसी जो है वो एक प्राइवेट एजेंसी होती है विच हेल्प्स द जॉब सीकर्स इन गेटिंग द जॉब एंड विच हेल्प्स द जॉब प्रोवाइडर ऑल्सो इन गेटिंग द राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, और दोनों से ही कमीशन चार्ज करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज जो है वो दोनों से ही कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, जैसे कई बार तो फर्स्ट सैलरी पूरी मांग लेते हैं एम्प्लॉय से और एम्प्लॉयर से भी उतना ही पैसा ले लेते हैं। ये होती है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज जो है वो जनरली लोअर लेवल से लेकर और हायर लेवल जॉब्स तक डील कर। मैनेजमेंट एजेंसीज क्या होती है? मैनेजमेंट एक्सचेंज क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट एक्सचेंज जो है वो हाईली प्रोफेशनल, टेक्निकल या मैनेजरियल पोजीशंस जो होती है उनको फिल कराते हैं। ये हायर लेवल जॉब्स के लिए डील करते हैं। काम इनका वही प्लेसमेंट एजेंसी वाला है, लेकिन मैनेजमेंट एजेंसीज जो है वो जनरली हायर लेवल जॉब्स के लिए, जैसे कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल या मैनेजरियल प्रोफाइल के लिए हम किसी को मंगाना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट एजेंसीज जो है, मैनेजमेंट एक्सचेंज है, वो हमारा हेल्प करता है। तो इसमें जो बहुत हायर लेवल के लोग होते हैं, ठीक है, हायर लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, ये मैनेजमेंट एक्सचेंज उनके कॉन्टेक्ट में होता है। ठीक है, और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है।
ठीक है, दोनों पार्टीज के कांटेक्ट में, यानी कि इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक मैनेजर की जरूरत है, ठीक है, और एक बहुत अच्छा मैनेजर है जिसके साथ मैनेजमेंट एक्सचेंज के कांटेक्ट है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट एक्सचेंज जो है हेल्प करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को उस मैनेजर से मिलाने में और उसको एम्प्लॉय बनाने में। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट जो हमारे HRM, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो कई बार विजिट करती है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में। ठीक है, आजकल बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ भी कांटेक्ट में रखते हैं, और कईयों में तो प्लेसमेंट सेल्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को कि कैसे जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। या ये जो HRM की टीम है ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जो टॉप जैसे IIT IIM है उनमें जाकर विजिट करते हैं और वहाँ इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो जो इनके पास टैलेंटेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज तो हो गया ना, ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसीज हो गया। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय whenever there is any vacancy required whenever there is any vacancy exists arises in the organization, our present employee can also be a good source of recruitment because they can recommend their relatives, they can recommend their friends or known persons। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये उन्हीं suitable candidates को लेके आते हैं who are suitable according to the job, या who are qualified, या who matches exactly the job profile, यानी कि जो जॉब पोजीशन वेकेंट है उस जॉब पोजीशन को जो परफेक्टली मैच करता है उसी को रिकमेंड करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इससे हमारे एम्प्लॉयज़ का भी क्या होता है, गुडविल इंक्रीज होता है, और दूसरा उनको जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको भी चांस मिलता है जॉब का, और ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में सपोज करो आपके डिपार्टमेंट में ही अकाउंटेंसी टीचर की कोई वैकेंसी है, तो अगर सपोज करो मैं किसी ऐसे अकाउंटेंसी टीचर को जानता हूँ जो बहुत अच्छा टीचर है और मैंने उसका नाम रिकमेंड किया, ठीक है, और वो टीचर आकर यहाँ सेलेक्ट हो गया, तो उसे बोलते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग। नाउअडेज इंटरनेट बिकम अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेबसाइट्स बीइंग क्रिएटेड for this type of work या for this type of recruitment, for example jobsforyou.com, naukri.com या JobStreet, ठीक है, so many websites are being created for this purpose, तो उसे कहते हैं वेब पब्लिशिंग। इस वेबसाइट पर जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अपना CV या रिज्यूम जो है वो सेंड कर देते हैं। तो इन वेबसाइट्स पर हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है एप्लीकेंट्स का, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो उस वेबसाइट से भी डाटा कलेक्ट कर सकती है उन एप्लीकेंट्स का जो अवेलेबल है फॉर द जॉब। तो ये हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बड़े सिंपल है। देखो, अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करेंगे तो क्वालिफाइड पर्सनल्स आएंगे। क्वालिफाइड पर्सनल इसीलिए आएंगे क्योंकि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं इन सारे सोर्सेज से हम लोगों को बुलाते हैं, तो वो लोग बहुत सारे होते हैं हमारे पास, यानी कि सफिशिएंट नंबर होता है एप्लीकेंट्स का, जो उनमें से सबसे कॉम्पिटेंट होते हैं, उनसे भी सबसे सूटेबल होते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। वाइडर चॉइस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वाइडर चॉइस है ना, क्योंकि इंटरनल में तो 2 ही सोर्स है, एक्सटर्नल में वाइडर चॉइस है। एडवर्टीजमेंट कर दो, पूल ऑफ रिस्पॉन्स विल बी देयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और हेल्दी कंपटीशन। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आउटसाइडर्स जो हैं वो एम्प्लॉय बन जाते हैं, आउटसाइडर एप्लीकेंट्स जो होते हैं दे बिकम एम्प्लॉय और दे गेट सिलेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैन द एग्जिस्टिंग स्टाफ और द ओल्ड स्टाफ स्टार्टिंग कॉम्पिटिशन विद द न्यू स्टाफ। ठीक है, तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन स्पिरिट और हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है बच्चे। डिसएडवांटेजेस इसलिए जैसे डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ के बीच में डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है बिकॉज दे
एक्सपेक्ट दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन बी डिक्रीज, उनके चांसेस अब कम हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो नए लोग भी आ गए, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेंथी प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग। जैसे हमारे पास इसमें जो था वो सिंपल प्रोसेस था इंटरनल में, वहाँ पर लेंथी और टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी प्रोसेस होता है, बिकॉज एक्सटर्नल सोर्स में हमें तो पहले क्या करना होता है, सबसे पहले तो बहुत सारे वेरियस सोर्सेज उनको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उनकी वैलिडिटी को अज्यूम करना होता है, फिर उनमें से जो सबसे बढ़िया होता है उसको सेलेक्ट करके वहाँ से हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो ये एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होता है प्रॉपरली, ठीक है। फिर हमें इंटरव्यूज, रिटन टेस्ट, ठीक है, बहुत सारा काम जो है इसमें हो जाता है, फिर ये लेंथी प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। इसके साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होता है, बिकॉज एक्सटर्नल सोर्स में हमें क्या करना होता है, एडवर्टीजमेंट करनी होती है, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी। एडवर्टीजमेंट करनी होती है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने होते हैं, रिटन टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं, कई बार हमें कैंपस प्लेसमेंट के लिए कॉलेजेस को विजिट भी करना होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कई बार हमें कमीशन देनी होती है, प्लेसमेंट एजेंसीज को कमीशन देनी होती है। तो external source of recruitment is quite expensive in comparison to internal source of recruitment। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का भी, तो इसे बहुत अच्छे से आपको करना है। कोई भी डाउट आपका रह जाता तो प्लीज़ ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।